33 वीक्स में शी डिलीवर्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल चाइल्ड। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस कुछ नहीं है। एक आईवीएफ बच्चा यहाँ खड़ा है, एक नेचुरल कंसेप्शन वाला। यू कैन नॉट मेक आउट। कोई फिजिकल फीचर में फर्क नहीं है, कि उसकी आईक्यू में फर्क नहीं है, उसकी ग्रोथ में फर्क नहीं है। इट जस्ट हमारा दिमागी खेल है। अगर उस कोशिश में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया, आपकी ट्यूब डैमेज हो जाएगी और आपका एक्टोपिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी। ऐसा हेड वाला स्पर्म आपको कभी अच्छा बच्चा नहीं दे सकता। बट 75% जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज में है उनको पीसीओडी है। उसमें अभी रिसेंटली साल भर पहले भी एक वर्डिक्ट आया है जिसमें ये कहते हैं कि आप सरोगेसी करवा सकते हैं विद 1 डोनर गैमीट ऑल्सो। मदरहुड एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है और हर औरत के लिए इसके अलग मायने हैं। इसलिए हर किसी के लिए ये सफर एक जैसा नहीं होता। मदरहुड सिर्फ एक जिम्मेदारी या एक रिश्ता नहीं है, बल्कि वो एहसास है जिसे हर लड़की बाय बर्थ अपने अंदर लेकर आती है। आज के टाइम पे करियर, हेल्थ इश्यूज और लाइफस्टाइल चॉइसेस से फर्टिलिटी पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। कई कपल्स नेचुरली कंसीव कर लेते हैं, तो कई लोगों के लिए ये एक स्ट्रगल बन जाता है। जब ये चैलेंजेस सामने आते हैं तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, अडॉप्शन, सरोगेसी जैसे बोन्स एक होप का सोर्स बनते हैं। आज हमारे साथ है पूर्णिमा जी, जो एक रिनाउंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट और अडॉप्शन काउंसलर और लाइफ कोच भी हैं। तो चलिए आज इस एपिसोड में आज एक औरत की जिंदगी के उस पहलू के बारे में बात करते हैं जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देता है। हम आज फर्टिलिटी और अडॉप्शन को लेके हर इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड कंसर्न, सॉल्यूशंस और सबसे जरूरी चीज एक उम्मीद। सो डॉक्टर पूर्णिमा, वेलकम टू अनु टॉक्स। थैंक यू अनु। फर्टिलिटी और अडॉप्शन एक बहुत पर्सनल चैलेंज और टॉपिक होता है। कैसा फील होता है आपको जब आप किसी को देखते हैं और वो जो खुशी आती है सबके चेहरे पे, या फिर कई बार बहुत मायूसी आती है नहीं हो पाने की, कैसा फील होता है? तो अगर सच पूछो तो लोगों की खुशी के साथ हम भी खुश होते हैं। वो दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं। बट येस, इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग बिकॉज कई बार लोग आपको समझना ही नहीं चाहते। बिकॉज फर्टिलिटी है चाहे अडॉप्शन है, जो भी इन दोनों चीज़ों में है वो किस लिए है? जस्ट बिकॉज कि उनको बच्चा चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग। आप किसी सामने वाले को या बाहर वाले को नहीं कहते यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। सो जब लोग मेरे पास आते हैं वो इमोशनली, फिजिकली सब ड्रेन्ड आउट हो चुके होते हैं। वो कहते हैं ना, टिपिकली दुनिया के ताने सुन के वो हाल हो चुका होता है उनका। एंड कई बार एट टाइम्स वो अपने सारे समझने के दरवाजे भी बंद कर देते हैं। आप उनको समझाने की कोशिश करते हो, इट्स ओके, मूव अहेड, नहीं। बट वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम मेरे लिए होता है कि जब मैं लोगों को समझाती हूँ और वो समझना नहीं चाहते। एंड एट टाइम्स एडॉप्शन के केसेस में तो कई बार लोग मुझे ये भी बोल देते हैं कि मैम आपके लिए एडॉप्शन के लिए बोलना इज़ वेरी इजी बिकॉज यू योरसेल्फ आर एडॉप्टेड मॉम। सो कहीं पिंच भी करता है, हर्ट भी करता है, बट दैट्स ओके। आई डू अंडरस्टैंड कि उनके लिए ये जर्नी बहुत मुश्किल है। बट अगर वो इनिशियल पार्ट समझ लेते हैं, उसके बाद किसी भी तरीके से, लाइक वेदर इट इज़ फर्टिलिटी जर्नी और एडॉप्शन, फिर वो समझ जाते हैं। बट येस, उनके साथ मैं भी कई बार उदास होती हूँ और उनके साथ मैं भी खुश होती हूँ। बिकॉज आपका पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो गई तो इट्स लाइक हमारे पूरे घर में सबको पता होता है, हाँ। हस्बैंड को, डॉटर को, कि मेरे इस नोन का खुशी की लहर आया होती है। है, नहीं और अलग? अगर नेगेटिव होता है तो सच में दुखता है। तुम्हें पता है कई बार जैसे किसी ने मुझे रिपोर्ट भेजी हाँ। कि मैम प्लीज चेक दिस, मैं उस रिपोर्ट को खोलती हूँ, देखती हूँ कि इसकी प्रेगनेंसी नेगेटिव है। मैं आधे घंटे तक उसको कॉल ही नहीं कर पाती क्योंकि मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको कैसे समझाऊंगा। और ये होता है जब 2-3 बार आपका फेलियर हो चुका होता है। बट देन अगेन आधे पौने घंटे बाद मैं अपने आप को गियर अप करती हूँ, नहीं यार इसको समझाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से शुरू करना है। और यहाँ पे शायद आपकी लाइफ कोचिंग जो स्किल्स हैं वो बहुत मायने रखती होंगी, क्योंकि
बीइंग अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, अडॉप्शन काउंसलर एंड अ लाइफ कोच, एक बहुत सारे इमोशनल रोलर कोस्टर्स हैं जो शायद आप ज़्यादा डील करते होंगे हम्म। मेडिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा। राइट। उसको कैसे हैंडल, कैसा होता है वो? वो कई बार बहुत इजी रहता है, कई बार बहुत मुश्किल, क्योंकि यूजली लोग क्या सोचते हैं ना, आप लाइफ कोच हो तो आप उनको निकाल ही लोगे किसी ना हाँ। किसी प्रॉब्लम से। मतलब अगर मैं रो रही हूँ तो ये मेरा लाइफ कोच मुझे हंसा ही देगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफ कोचिंग इज के आप एक गड्ढे में गिर गए हो, हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं उस गड्ढे में खुद उतरूंगी, आपको बोलूंगी चलो ऊपर, नो। मेरा काम है आपको उस गड्ढे से निकालने के लिए या तो सीढ़ी डालना या रस्सी देना सही या आपको गाइडेंस देना। बताना, हाँ, कि भैया यहाँ यहाँ पैर रखो तुम बाहर आ जाओगे। अगर मैं खुद कूद के आपको निकालती हूँ तो शायद जिंदगी के हर मोड़ पे आपको मेरी जरूरत है। सो लाइफ कोचिंग इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज मेरा मानना है कि जो मेरा क्लाइंट है वो जितना कम मुझे याद करे उतना अच्छा है। आई डोंट वांट देम टू बी डिपेंडेंट ऑन मी। सो हम्म। लाइफ कोचिंग इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग, बट शायद ये लाइफ कोचिंग मुझे हेल्प करता है मेरे फर्टिलिटी गाइडेंस। व्हाट मेड यू डू ऑल दीज थिंग्स, मतलब कैसे आपने ये सब करने का सोचा? और अब एक मातृत्व जिसे कहते हैं मदरहुड, एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। कई लोग इसे रिश्ते में सोचते हैं कि हाँ बस एक जिम्मेदारी है, हमारा बच्चा होना ज़रूरी है, वरना दुनिया क्या कहेगी। मैक्सिमम लोग आजकल जो कपल्स हैं, सिर्फ कई लोग सिर्फ प्रेशर की वजह हम्म। से भी चाहते हैं, कई लोग अपनी फैमिली पूरी करना चाहते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि मातृत्व एक एहसास ज्यादा है, एक जिम्मेदारी से भी ज्यादा। ये सब चीजों के होते होते आपने ये कैसे अपनी लाइन पकड़ी? आई थिंक इसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज आई टू हैड माई जर्नी फॉर 10 years, एंड 4 IVF फेल होने के बाद आई कंसीव्ड, ट्विंस थे। बट मेरी शुरू से बहुत डिफिकल्ट प्रेगनेंसी थी, बेड रेस्ट था। आई थिंक हर महीने मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, स्पॉटिंग हो जाती थी, कभी पेन है कुछ है। 24th वीक ड्यूरिंग दैट मेरी प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा पेन हुआ। आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि ये पेन क्या है। हम हॉस्पिटल गए एंड दैट वाज लेबर पेन। तो वो पेन रात को 11 बजे से शुरू होके सुबह 11 बजे मुझे डॉक्टर ओटी में लेकर गई। क्योंकि तब तक हम सबकी कोशिश थी बच्चे बच जाएं, 10 साल हो चुके आप थे अपने शादी सेकंड को। सेमेस्टर में थे? हाँ, तो सब चलता गया एंड एंड में मैं इतनी दुखी हो गई क्योंकि वो इतना पेन था। अ, मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा था, मतलब मुझे इतनी पेन थी, मैं एक जगह टिकी हुई नहीं थी। तो डॉक्टर कभी अल्ट्रासाउंड के टेबल को घुमाता, कभी मेरे बेड को घुमाता, एंड एकदम परेशान होके आई सेड कि प्लीज अब या तो मुझे मार दो या ये बच्चे कुछ कर दो, बिकॉज आई एम अनेबल टू बियर द पेन। मैं रात के 11 बजे से लेके सुबह के 3 या 4 बज चुके थे। वो भी फिर भी सबको था बच जाएं कुछ हो जाए। तो जब 11 बजे वो मुझे ओटी में लेकर गए, इट वाज लाइक एक मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई, एपिड्यूरल दिया क्योंकि बच्चे हम्म। ऑलमोस्ट बाहर ही थे। अम, सो जब सब कुछ हो गया, डिलीवरी नॉर्मल हो गई, हस्बैंड ओटी में थे, सब था। तो जब एंड में बात हुई तो मतलब जैसे बच्चों को हम ज़्यादा देर नहीं रख पाए बिकॉज लंग्स डेवलप नहीं थे। लेकिन आज अगर ऐसी डिलीवरीज होती हैं तो लंग इंजेक्शंस देने शुरू कर देते हैं और बच्चे सरवाइव करते हैं। मेरे काफ़ी केसेस है ऐसे। और मोर ओवर मैं ही उनको हॉस्पिटल में भेज देती हूँ। कि मेरी अभी गुड़गांव की एक केस था, 24th वीक में आई टोल्ड हर कि तुम हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ और तुम वहां से निकलोगी नहीं जब तक डिलीवरी नहीं होगी। 33 वीक्स में शी डिलीवर्ड अ ब्यूटीफुल गर्ल वाह, चाइल्ड। तो उस टाइम मुझे कोई ये बताने सुन को के भी नहीं था। गूज़बम्प्स आते हाँ, हैं। तो जैसे ही हुआ सब कुछ खत्म हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट आ गया, मुझे लगा कि मैंने अपने बच्चों को मार दिया। मुझे लगता था मैं कैसी माँ हूँ, मतलब मेरे को, मैं पेन ही नहीं बर्दाश्त कर पाई यार। मैं कुछ घंटे और कर लेती पेन बर्दाश्त, वो बच्चे बच जाते। मेरे जैसी सेल्फिश नहीं होगी कोई, इट वाज दैट काइंड ऑफ फीलिंग जो मुझे आने लगी थी। 2 दिन निकले, पापा ने बहुत समझाया, पेरेंट्स के घर थी, उन्होंने बोला बेटा ऐसे तो चलेगा नहीं,
लेट्स मूव अहेड, क्या करना है बोलो। तो एक वो एकदम से था कि हमको एडॉप्शन पे जाना है। एंड बिलीव मी, थर्ड डे हम लोग एडॉप्शन सेंटर में थे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, और 3.5 months के बाद माई डॉटर वॉज विद मी। तो जो मैंने उस 10 सालों में सहा, जो टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, इन लॉज, पेरेंट्स, कजन, सब कुछ, वो मैं चाहती थी मैं कोई और ना सहे, क्योंकि हर किसी को उतनी अच्छी लविंग फैमिली नहीं मिलती, दिस इज़ अ फैक्ट। तो मुझे वहाँ से रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ साल नहीं कर पाई मैं, बिकॉज़ बेटी छोटी थी एंड आई वाज़ ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट। तो मैं उसको ऐसे गोदी में भी नहीं ले पाती थी, मेरे मसल्स, उँगलियाँ नहीं हिलती थी, अ, बाजुएँ जैसे टाँगे, आई कैन नॉट फोल्ड माय लेग्स, आई कैन नॉट हैव माय बेबी ऑन माय लैप। सिस्टर, मम्मी या हस्बैंड पकड़ के उसको देते थे ऐसे कि तू पकड़ ले। मैं दूध नहीं पिला पाती थी, बॉटल फीड नहीं करा पाती थी, क्योंकि उँगलियाँ ऐसे मुड़ती नहीं थी। सारा टाइम वो सीधी थी मेरी 24 वीक्स तक। तो मुझे, जब मैं अपना थोड़ा ज़िंदगी में सेटल हुई, बेटी बड़ी हुई, तो मुझे लगा कि यार आस-पास तो बहुत दुखी हैं ये लोग, कुछ मुझे करना चाहिए। तो वहीं से, उसी दिन से मैंने सोचा कि मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूँगी, एंड टच वुड, बाय गॉड ग्रेस इतने सालों में शायद क्या कन्फर्म्ड है, मेरे बारे में कभी कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया किसी ने। और मैंने जितने केसेस हैंडल करे 99% पॉजिटिव, चाहे वो आईवीएफ है, चाहे नेचुरली कंसीव किया लोगों ने, चाहे एडॉप्शन है, कुछ भी है। सो दैट वाज माय प्राउड मोमेंट। और वो जो मेरा वीक पॉइंट था, मैंने उसी को शायद सोचा कि मैं इसी पे काम करूंगी। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि जो मेरा गिल्ट फेज था वो बहुत बड़ा था। वहां से हिम्मत मिली कि अब किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मतलब अभी भी काउंसलिंग में भी आई डोंट प्रेफर कि एक अकेली फीमेल मुझसे काउंसिल कर रही है, नो, आई वांट कि उसका हस्बैंड आए। एट टाइम्स उनके सास ससुर से भी बात करती हूँ, क्योंकि माँ बाप को समझाना इज क्वाइट ईजी। तो मैं उनसे भी बात करके उनको बोलती हूँ कि यार आप समझो इस चीज को, आप देखो कहाँ आपके बच्चे आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, आईवीएफ को लेके ना बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सबके दिमाग में। उनके बारे में अगर हम बात करना पसंद आज करते हैं, सबसे ज़्यादा आप क्या सवाल है जो आपके सामने आता है और जिसको आप मतलब क्लियर करना चाहते हो? आईवीएफ मिथ्स अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मिथ्स हैं। सबसे पहला, बॉडी खराब हो जाएगी जी, मैं तो मोटी हो जाऊंगी, आईवीएफ के इतने इंजेक्शन हैं, इतनी दवाइयां हैं। दूसरा है, आईवीएफ तो सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। 50% अगर फीमेल है तो 50% मेल है। तीसरा, लोगों के सामने ये आता है कि जी आईवीएफ है तो ट्विन्स ही होंगे या ट्रिपलेट्स होंगे। चौथा, लोग बोलते हैं आईवीएफ, मैं तो अभी 35 की हूँ, मुझे क्या जरूरत है, अनलेस एंड अनटिल मैं हो जाऊं 40 की तभी आईवीएफ होगा। और पांचवा, लोगों को लगता है कि ये जो बच्चा है ये लैब में बना है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है बच्चे में। एट टाइम्स लोग मुझे ये फोन करके बोलते हैं कि अगर मेरे आईवीएफ से हुआ तो जो बच्चा है आगे उसके भी आईवीएफ से ही बच्चे होंगे। अच्छा। अंबानी, नीता अंबानी के आईवीएफ से ट्विन्स हैं, ठीक है, आगे उसकी बेटी के ट्विन्स हैं, वो भी आईवीएफ से हैं। सो वो उनकी मर्जी थी कि वो आईवीएफ से करना चाहते थे कि नहीं, बट इट्स नॉट दैट कि भैया मैंने आईवीएफ से बच्चा पैदा किया तो जो मेरा आईवीएफ वाला बच्चा है वो भी आगे आईवीएफ ही करवाएगा। वो शायद इसलिए क्योंकि उनको आईवीएफ का मतलब ही नहीं पता। हमें, मुझे लगता है स्टार्टिंग में हमें ये पहले बताना चाहिए आईवीएफ होता क्या है। राइट। क्या बताना चाहोगे, आईवीएफ होता क्या है? एक्चुअली जो बहुत कॉमन टर्म है ना जो हम आईवीएफ के लिए यूज करते हैं, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। जब शुरू में हुआ था टेस्ट ट्यूब तो कहते हैं लैब में टेस्ट ट्यूब में बच्चा बन गया। हाँ। तो ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में जब नेचुरल कंसेप्शन होता है, हमारी ओवरीज और हमारे यूट्रस, इसके बीच में ब्रिज है एक, दैट इज फेलोपियन ट्यूब्स। एग ओवरी से आया और यहाँ से स्पर्म आया यूट्रस से, फेलोपियन ट्यूब में ही आपका एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो
4 दिन तक उसी ट्यूब में रहता है, 5वें दिन वो स्लिप ऑन होके आपके यूट्रस में आता है। ओके। ठीक है, उसी तरह जब हम लैब में करते हैं, लैब में एग निकाला जाता है, स्पर्म मिलाया जाता है, 4-5 दिन तक उसको लैब में रखा बस जाता है। मेटिंग बाहर होती है। मेटिंग बाहर है बस। जब जो 5वां दिन उसने स्लिप करके आना है, उसी 5वें दिन अकॉर्डिंग टू योर पीरियड साइकिल एंड एवरीथिंग, उसी 5वें दिन ही वो एम्ब्रियो आपके यूट्रस में डाला जाएगा। एबनॉर्मेलिटीज कोई नहीं है। टेस्ट ट्यूब डजंट मीन कि हमने उसको कुछ सिंथेटिक इंजेक्शन लगा दिए या कुछ नहीं। उसको वहां पे एनवायरनमेंट वो दिया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर है। एनवायरनमेंट कह लो या आप ये कहो कि टेम्परेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो सारी चीजें उसी हिसाब से होती है, वो कोई जादू वाला एम्ब्रियो नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल थिंग। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस कुछ नहीं है। एक आईवीएफ बच्चा यहाँ खड़ा है, एक नेचुरल कंसेप्शन वाला, यू कैन नॉट मेक आउट कि कोई फिजिकल फीचर में फर्क नहीं है, कि उसकी आईक्यू में फर्क नहीं है, उसकी ग्रोथ में फर्क नहीं है, इट्स जस्ट हमारा दिमागी खेल है। हाँ, क्योंकि जनरली लोग ये बात कहते हैं कि अगर बच्चा नेचुरली बॉर्न हुआ है ना, तो उसका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज पर जो हमने बनाया है। पर उसमें जीन्स क्रोमोसोम्स किसके हैं? आप ही के तो हैं। वो एक मेजर रीजन कई बार ये भी होता है कि जैसे अगर हमारा वो ब्रिज ट्यूब ही ब्लॉक है, तो मेटिंग कहाँ होगी? ऐसे केसेस में आईवीएफ ही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उसके बाद हम एम्ब्रियो बाहर होकर फिर वो हम इंजेक्ट कर देते हैं यूट्रस में वो इंजेक्ट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन के, हो जाता है। हाँ, डे 3 एम्ब्रियो है या डे 5 है। एंड देन इज इट अ नॉर्मल प्रोसीजर? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ हम आईवीएफ प्रेगनेंसी में क्या करते हैं कि हम बहुत एफर्ट डाल के हुई है, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो थोड़ा हम बोलते हैं कि प्लीज टेक केयर, एंड थोड़े एक्स्ट्रा इंजेक्शंस लगते हैं। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद योर मेडिकेशंस, अच्छा खाना, सब कुछ, इट्स लाइक दैट। पूर्णिमा जी, हम बात कर रहे थे आईवीएफ किस किस को करवाना चाहिए, आप किसको सजेस्ट करते हैं कि हाँ अब तुम्हें आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए? सबसे पहले है, अगर आपको 1 साल हो गया नेचुरली ट्राई करते हुए, देन प्लीज मूव अहेड विद गुड गायनिक। आप अपने अल्ट्रासाउंड करवाइए, हार्मोनल टेस्ट हैं बहुत इम्पोर्टेंट, वो करवाइए। और उसके बाद साल हो चुका, 3 महीने और दो इनिशियल टेस्टिंग के साथ, देन मूव अहेड विद द नेक्स्ट एडवांस्ड टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं। उसमें हम टेस्टिंग आती है फिलोपियन ट्यूब टेस्टिंग, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं डाई टेस्ट फॉर योर ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स। क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स, जैसे मैंने बोला, ब्रिज है आपका ओवरीज और यूट्रस के बीच में, और उसी में मेटिंग होनी है। तो अगर तो आपकी वो ट्यूब्स खुली हैं, then you can give yourself more months or a year depending upon your age. अगर वो ट्यूब्स बंद हैं, then please straight away move ahead with IVF. बहुत लोगों का मानना है, डॉक्टर ने बोला कि ट्यूब्स खुल जाएंगी, तो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं। चांसेस हैं लोग लेप्रोस्कोपी में, सर्जरी में आ जाते हैं। द थिंग इज दैट आपकी ट्यूब्स खुलने का सिर्फ 0.1% चांस है, बिकॉज ट्यूब हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बारीक पोर्शन है, पतला जिसे कहते हैं, बाल की तरह। उस ट्यूब के अंदर इतने छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, सीलियाज हैं। जब ट्यूब ओवरी में से एग आता है तो वो हेयर हिलते हैं, वो उसको प्रोपेल करता है। स्पर्म आता है तो ट्यूब के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हिलते हैं, स्पर्म ऊपर जाता है। सर्जरी में क्या करेंगे डॉक्टर्स? कैथेटर डाल के आपका ट्यूब ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगर उस कोशिश में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया, आपकी ट्यूब डैमेज हो जाएगी और आपका एक्टोपिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी, एंड दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, और लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है काफी केसेस में। तो अगर तो सॉरी बहुत इजी कंडीशन है, ट्यूब में ज़्यादा डिफॉर्मेटिव नहीं है, तो आप ज़रूर ट्राई करो सर्जरी लेप्रोस्कोपिक। अदरवाइज प्लीज मूव अहेड विद आईवीएफ, बिकॉज डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, आपकी एज।
इफ़ यू आर नियरिंग 40, लेट 30s में आ गए हैं, या मान लीजिए 35 के ऊपर है, डॉक्टर ने बोला AMH बहुत कम है, हो सकता है क्वालिटी खराब हो, तो देन ऑल्सो आप प्लीज़ आगे बढ़िए ट्रीटमेंट को लेके। एक लॉजिक इसमें ये भी है कि अगर मैं 36 की होके प्रेग्नेंट हो रही हूँ, बच्चा मेरा 37 में पैदा हुआ, तो मैं उस बच्चे को सेटल करते करते मुझे ही बुढ़ापा आ जाएगा। मैं उसकी खुशियाँ, उसकी सब चीज़ें कब देखूंगी? सो बी प्रैक्टिकल ऑन दीज थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट रेजिंग द फ्लैग ऑफ फेमिनिज्म, इट्स ऑल अबाउट योर ओन हेल्थ। बिकॉज यार उसकी शादी में नाचना भी तुमको है, उसकी अचीवमेंट्स में खुश भी तुमको होना है, तुम्हारी हेल्थ ही नहीं रहेगी अच्छी, फिर क्या करोगे? नेक्स्ट इज मेल फैक्टर। मेल फैक्टर यूजुअली हम इग्नोर करते हैं, बट थैंक गॉड अब हमारे डॉक्टर्स, हमारे गायनिक्स इतने अच्छे हैं कि वो फीमेल टेस्ट से पहले सीमन एनालिसिस कराते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली मेल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 40% इन दिस IVF सेक्शन। मेल फैक्टर में स्पर्म है, तो जो 3 चीजें इम्पेक्ट करती हैं, आपका स्पर्म काउंट, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, एंड थर्ड इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज एक स्पर्म को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, हेड, मिडल एंड टेल। हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज हेड में DNA है। अगर ऐसा हेड जिसके अंदर का DNA डिस्टॉर्टेड है या खराब है, ऐसा हेड वाला स्पर्म आपको कभी अच्छा बच्चा नहीं दे सकता। अल्कोहलिज्म, ये सब कैसे इम्पैक्ट करता है? अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग? ये सबसे ज्यादा इम्पेक्ट करता है स्मोकिंग। अच्छा। अल्कोहल थोड़ा लेट इम्पेक्ट करना शुरू करता है, लेकिन स्मोकिंग आपको विद इन 3 months यू कुड सी द चेंजेस इन योर पैरामीटर्स। आपका पीरियड पेन शुरू हो जाएगा, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। अगर कोई ड्यूरिंग दिस पीरियड स्कैन करवाए तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे फॉलिकल्स तो टाइमली मैच्योर हो ही नहीं रहे हैं। और मेल में आपका स्पर्म मॉर्फोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि बनावट है, वो खराब हो जाएगी। हेड में DNA डिस्टॉर्टेड है, आपका मिडिल पीस खराब है, आपका टेल ही ठीक नहीं है। अगर हमारा टेल ठीक नहीं होगा स्पर्म का, तो स्पर्म स्विम कैसे करेगा यूट्रस से होके फेलोपियन ट्यूब तक? स्मोकिंग के चेंजेस जो हैं दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस। कितने लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, मैम स्पर्म सैंपल देना है, IVF है, सो मैं 3 महीने तक स्मोक नहीं करूंगा। सैंपल दिया, एम्ब्रियोज बने, फिर चालू हो गए। सो दिस इज रॉन्ग। आप धीरे धीरे करते आपकी बॉडी में वो इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाए। सेम विद फीमेल्स। शायद इसीलिए उनको PCOD बहुत ज्यादा होता है आजकल। PCOD बेसिकली इट्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, उसको हम बोलते ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। उसमें स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म नहीं, पूरा लाइफस्टाइल ही मैटर करता है। जस्ट दैट वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली ऑन टाइम, हमारा स्लीप पैटर्न बड़ा खराब है, हम 12-12 बजे तक सोते हैं, या हम सुबह ही सोते हैं एंड वी प्राउडली फ्लॉन्ट दैट, यार मैं तो 4 बजे सोई थी। तो इसमें क्या अच्छा है? बच्चे आजकल तो लेकिन पढ़ते ही रात को हैं। हाँ, विच इज रॉन्ग। मैंने खुद बहुत मुश्किल से अपनी डॉटर की ये रात वाली पढ़ाई वाली हैबिट बहुत लड़ाई दंगे करके छुड़वाई है। इट्स लाइक कि सब ऐसे पढ़ते हैं तो मैं क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मतलब क्या बोले, रात में कोई शोर नहीं होता, हमें पढ़ाई रात को होती है। हाँ, शांति से। ठीक है, अगर हम माने कि 2-3 महीने आपने ये एग्जाम किया टाइम्स में बस, समझ में बैठता है, लेकिन यू हैव टू चेंज दैट। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है, ठीक है? और वो हार्मोन तभी रिलीज होता है जब अंधेरा होता है। उसका रिलीज होने का टाइम इज 10 PM to 2 AM। वो हार्मोन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारी एग क्वालिटी को, हमारी स्पर्म क्वालिटी को इम्पेक्ट करता है। और वही एक टाइम ऐसा है जो हमारे जो सेल्स का वियर एंड टियर है वो ठीक होता है, तो हम उसी टाइम पे नहीं सो रहे, तो हमारा फर्टिलिटी एस्पेक्ट ठीक कैसे रहेगा? हम सोते हैं, फोन देख रहे हैं, लेटे हुए हैं, फोन की जो लाइट है वो उस टाइम पीरियड में उस हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगी, क्योंकि डार्कनेस में रिलीज होता है वो।
ओके, आई मीन तो दिस ये इज अ वेरी गुड थिंग टू हाँ, ये बहुत नोटिस एंड इसीलिए लोग कहते थे ना कि टाइम से सो जाओ, हाँ, दिस इज द कि ओनली हमारे रीजन। बच्चों को ये चीज पता ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल एंड मोमेंट तक, जब तक फोन या तो मुंह पे ना गिर जाए या फिर आंखें ही बंद ना हो जाए, दे आर नॉट रेडी टू स्लीप। तो उसमें यही रीजन है, और जो फैमिली प्लान कर रहा है उसके लिए तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम लेट सोए थे तो उठने में दिक्कत है, भाग दौड़, भागते भागते सबसे इजी ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेड उठाई खा ली। अगेन, कभी सोचा ब्रेड 4 दिन क्यों चलती है, उसमें प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव है, यीस्ट आपको डला वो हुआ है। फायदा तो कुछ कर ही नहीं रही है। हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ब्रेड खाते हैं, अमेरिकन ब्रेड खाते हैं, हाँ, पूरी दुनिया उनके ब्रेड खाती हाँ है, भले उनके इंडिया में ही यहाँ है रोटी तो। उनके यहाँ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स होती हैं, वो लोग जाते हैं स्टोर्स पे, ब्रेड खरीदते या फिर हैं, घर में बनाते घर हैं। पे बनाते हैं। हम लोग नहीं। और कितनी बार तुम कहते हैं अरे ये 4 पीस बचे हुए हैं, हम कोशिश भी नहीं करते कि उस पैकेट में देखें एक्सपायर तो नहीं हो गया, कोई वो नहीं दिखने कोई। में ठीक लग रही है, चल यार मक्खन हाँ लगा और खा ले, हाँ, बस वो फंगस दिखनी नहीं चाहिए। दिखनी नहीं चाहिए, राइट। सो ये बहुत छोटी चीज है, वो ब्रेड आपको कोई फायदा नहीं कर रही है। पहले के लोग ब्रेड नहीं खाते थे, रोटी खाते थे, और रात की बची हुई रोटी सुबह गर्म करके खाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें भी प्रोटीन रिच हो जाती है बासी रोटी हमेशा। तो थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। हम जैसे बहुत फैंसी फ्रूट खाने लग, एवोकाडो क्यों खाना है यार, वो हमारा है ही नहीं है, वो तो बाहर का है। आप अपने खाओ ना। कभी हमारे माँ बाप ने वो खाया नहीं खाया, बट हम फैंसी फ्रूट, जल्दी वाला खाना, उस पे बिलीव करते हैं। फिर कुछ, इंस्टेंट चाहिए ना सब हाँ, कुछ। फिर कुछ सालों पे कहते हैं अब ऑर्गेनिक ही खाएंगे। हाँ, तो पहले से यू ट्राई टू ऐड दोज थिंग्स। ये बहुत छोटी चीजें हैं, कुछ बड़ा नहीं है। अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन, सबसे पहले वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। लोगों को मजाक लगता है, कई लोगों का बड़ा कॉमन होता है, हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, हम ये हाँ, मैनेज ही नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप चाहो आप सब मैनेज कर सकते हो। ज़रूरत है आपको थोड़ा जागरूक होने की। तो रेस्ट इज हिस्ट्री, आप करके देखो, सब होगा। कौन-कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें अपनी डेली डाइट में, मतलब बीइंग इंडियन, आपका क्लाइमेट्स कंडीशंस देख के हम्म। हमें अपनी डाइट में इन्वॉल्व करके रखना चाहिए? सो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों में है। अभी जैसे वी आर इन नॉर्थ इंडिया, हमारे यहाँ सर्दी खत्म हो रही है, हाँ, ठीक है, धीरे धीरे करते हमारे यहाँ कॉलीफ्लावर, हाँ, गोभी नहीं रहेगी, बट हमको गर्मी में गोभी मिल जाए तो बड़े मजे आते हैं। हाँ, अब वो कहाँ से आई, वो उस वो एरिया से आई जहाँ पे ठंड थी, ठंड थी, लेकिन मैं अगर उसको खा रही हूँ तो वो मेरी मेरे बॉडी लिए पचा नहीं पाएगी। ठीक नहीं है, ये बड़े कॉमन है। दूसरा, मैंगो सर्दी में मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं, कोई बात नहीं जी मुंबई से आया है, लेकिन नहीं, मेरी जोग्राफिक कंडीशन, एनवायरनमेंट मेरा ऐसा है जो मुझे कहता है कि मुझे उसको गर्मी में ही खाना है। तो ये जो क्लेम करते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिकली प्रिजर्व किया हुआ नहीं, है। प्रिजर्व तो हो गया ना, फिर प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो डाला। मैंगो इज वेरी गुड, कैल्शियम फॉस्फोरस सब है उसमें, मैग्नीशियम भी है। हम्म। इवन प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर बोलता है हैव एटलीस्ट 1 मैंगो अ डे, इट इज वेरी गुड। बट अब इतनी ठंड में मैं क्यों खाऊं, मेरा शरीर उसको नहीं पचा पा रहा, लेकिन बेसिकली मुझे ईट खाना है। लोकल। ईट लोकल, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। और दूसरा, जैसे हम बोलते हैं कि हमको प्रॉब्लम हो रही है, सुबह अच्छे से खाया नहीं, तो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो आप रेजिन खाइए, रेजिन इज वेरी गुड। अच्छा। किशमिश चाहे हरी लो चाहे काली लो, आप उसको रात को भिगो। किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसको आप 20 से 25 किशमिश के दाने भी खा सकते हो, आप उसको भिगो के सुबह खाओ। क्या उससे शुगर नहीं होता? नहीं, क्योंकि हमने उसको भिगो दिया। इट ओके। इज वेरी गुड टू, वेरी गुड लेग्जेटिव सबसे पहले, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए और आपके बॉडी को अंदर से हेल्दी रखने के लिए। दूसरा है मखाना, मखाने भी हम लेते हैं तो वो पैक्ड वाले मसाले वाले, घर में आप हल्के से देसी घी में उसको कढ़ाई में भूनो, उसको खाओ। शाम को, दिन में जब भी भूख लग रही है, आप जस्ट एक मुट्ठी से उठा, आपकी मुट्ठी में जितना मखाना आया उतना ही आपको खाना है, अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेबिलिटीज, 1 से 2 मुट्ठी। इसमें भी अगेन कैल्शियम मैग्नीशियम सब फास्फोरस है। सब है,
फाइबर है, सब है। डेट्स खाओ। खजूर लोग बोलते हैं कि गर्म है, नहीं, आप खजूर को 2 घंटे पानी में भिगो दो। नेचुरल शुगर है उसमें एंड इट इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्लस फाइबर है। बच्चों को भी इस चीज की आदत डालो कि वो ये सारी चीजें खाएं एंड मेक श्योर कि अगर लोकली जो सब्जी और फ्रूट नहीं उग रहा उसको मत खाओ। वो आप खाओगे तो आपकी बॉडी को कोई, अगर मान लो 1% नुकसान नहीं हो रहा तो वो फायदा नहीं हो रहा, और एक बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके आप उसको खा रहे हो। फिर तो ऑलिव ऑयल्स ये सब भी आपकी बॉडी को हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ देसी घी और सरसों का तेल यूज होता है। लोग कहते हैं देसी घी नहीं खाना, वजन बढ़ जाएगा। हाँ देसी घी इज वेरी गुड फॉर योर यूट्रस, वेरी गुड। ओके आप छोटे से बच्चों को दो। देसी घी खाने वाली लड़कियों को जो खाती हैं, मतलब रोटी में लगा के सब्जी Yes. में, उनको कभी पीरियड क्रैम्प्स नहीं होंगे। देसी घी इज वेरी गुड और उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल हम देसी घी बहुत कम खाते हैं, सी सेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हमारा यूट्रस उतना हेल्दी नहीं रह पा रहा। ओके नारियल पानी पीना है, हम वो पैक्ड वाला खरीद लेते हैं, कोको या कुछ कोको ऐसे। जल हाँ वो, तो यार आप उससे लो ना, सब्जी वाले से उसको कटवाओ और पियो। सबसे बेस्ट है। क्यों? अगेन प्रिजर्वेटिव है क्योंकि उस पैक्ड है, ऐसे तो वो पैक नहीं रह सकता, नॉट पॉसिबल। सो ये बहुत छोटी चीजें हैं, वेरी लाइट। चिप्स, नमकीन, पैकेट पे कभी चेक किया कि दे यूज पाम ऑयल? पाम ऑयल इज वेरी अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी। तो वो क्यों खाना है? घर में आप कुछ बना के खाओ। मुझे लगता है एक किचन चेक होना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। अगर हमारे पास ये ऑप्शंस हम रखेंगे ही नहीं ना, ये अवेलेबल है इसीलिए हमारे यंगस्टर्स और हम भी एक शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं फटाफट से, कि फटाफट से कुछ अच्छा मिल है ना, जाए, है ना। हाँ भूख लगी पैकेट खोलो चिप्स हाँ खा खत्म लो। करो। और ये हमें इंटरनली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितना डैमेज कर देता है। हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे पीसीओडी, पीसीओडी। पीसीओडी की वजह से फर्टिलिटी में बहुत इश्यूज आते हैं, कंसेप्शन में बहुत इश्यूज आते हैं। तुम्हें पता है 75% जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज में है उनको पीसीओडी है। 75% और इज अ अब ये बिग बढ़ते जा नंबर। रहा है, पहले इतना नहीं होता था। नहीं था। मेरी खुद की डॉटर बोलेगी मम्मा मेरी फ्रेंड को तो 2 मंथ्स हो गए पीरियड्स नहीं आए, और वो अपनी मदर को नहीं बोल रही है क्योंकि उसको लग रहा है तो नॉर्मल है। तो एक कहीं ना कहीं हम उस एज से, उस स्टेज से शुरू करें अपनी लड़कियों को भी ये चीज समझानी कि इट विल इम्पेक्ट यू। एंड एट अ वेरी अर्ली, मुझे लगता है हाँ वेरी अर्ली स्टेज पे हमें ये शुरू कर देना चाहिए। और दूसरी चीज, आप बात करो एग फ्रीजिंग के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। माई डॉटर इज 17 years old एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि 25 की साल होगी तुमको शादी नहीं करनी, 25 में मत करना, बट 25 की होते ही मैं तुम्हारे एग फ्रीज करवा दूंगी। उसके बाद तुम नेचुरली कंसीव करती हो, वेरी गुड, हाँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे एग्स डिस्कार्ड करवा देंगे। ठीक है। बट 25 का मतलब, दिस इज माई वो एंड बेंचमार्क। हाँ, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ देखा है। मैंने वहां तक देखा है जहाँ पे 25-26 साल की लड़कियों की ओवरीज बिल्कुल श्रिंक हो गई। तो मेरा मानना ये है, और मैंने बोला है क्लियरली, 25 एग फ्रीजिंग, फिर तुम शादी 30 में करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या लेकिन ये क्वालिटी में होगा डिफरेंस आता है नहीं, बेबी के? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। एंड एग्स को तो हम 15 से 20 साल तक फ्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आईवीएफ ही इज द ऑप्शन ना। आईवीएफ हाँ ही ऑप्शन बचता है, लेकिन यूजली जो हम लोग करते हैं वो ये है कि आप एक बार फ्रीज करा के छोड़ दो, आप नेचुरली भी ट्राई करो, मान लो नहीं होता तो आपका एक प्लान बी आपके पास है। हाँ और अगर मान लीजिए यू आर विद योर पार्टनर, हस्बैंड है, पार्टनर है, एंड यू आर एंटाइटल्ड टू मैरी दैट पर्सन ओनली, देन इट इज बेटर टू गो फॉर एम्ब्रियो फ्रीजिंग। वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि एग फ्रीजिंग में यूजली हमको फ्रीज करने के लिए कम से कम 15 एग्स चाहिए, क्योंकि जब हम उसको डीप फ्रीज, एग की क्वालिटी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके हम निकालेंगे उसको फ्रीज कर लेंगे, हाँ जब हम डीप फ्रीज करेंगे उसको तब हम देखेंगे उसमें से कितने अच्छे हैं। अच्छा यही हम जब एम्ब्रियो फ्रीज कराएंगे तो उसमें फायदा ये है कि हम वही एम्ब्रियो फ्रीज करेंगे जो अच्छे हैं।
सो इन केस यू आर विद योर पार्टनर, मैरिड है, अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो फ्रीज करा के छोड़ दो। अगेन एम्ब्रियोज भी हम 15 से 20 साल तक फ्रीज रख सकते हैं। एंड उसके बाद हम जब भी ये डिसीजन लेते हैं कि नाउ वी आर रेडी फॉर द बेबी, हम अपने एम्ब्रियो को डीफ्रीज करके नॉर्मल प्रोसीजर के नॉर्मल, साथ यस, हम लोग कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1-2 महीने पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि यस नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द सो ट्रांसफर। व्हाट इफ कि उस वक्त अगर हमारी बॉडी उसको अडेप्ट करने की, मतलब एम्ब्रियो मेरा ठीक है, हमने फ्रीज कराया डीफ्रीज, अगर हमारी बॉडी ने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया, वो प्लेसेंटा पे नहीं अटैच हो नहीं, पाया। वो सिर्फ हमारे यूट्रस के ऊपर है। अच्छा, यूट्रस हमेशा चेक होता है। अच्छा, वो हेल्दी, करने से हाँ, पहले। हेल्दी यूट्रस होगा तभी डॉक्टर ट्रांसफर करेगा। ओके। अदरवाइज मेडिकेशंस हैं, बहुत अच्छे हार्मोनल इंजेक्शंस हैं, हिस्ट्रोस्कोपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने यूट्रस को हेल्दी कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर आपका यूट्रस वाइबल ना हो ऐसे में ट्रांसफर नहीं करता। एग फ्रीजिंग हमने अगर हमारे पास पार्टनर, अगर हमें नहीं पता है, तो हम एग फ्रीज अर्ली एजेस में कर सकते हैं। मिनिमम क्या, किस एज से शुरू हो जाता है एग फ्रीजिंग, हम डू यू थिंक? यूजली हम 25 बोलते हैं, 25 क्योंकि से। 25 की एज ऐसी है जब हमारा AMH एंड एग क्वालिटी सबसे एकदम पीक बेस्ट। पे रहता है। ओके। तो 25 के बाद इसमें आप कभी भी कर सकते हो। क्या स्पर्म्स भी फ्रीज हो सकते हैं? यस, यस, स्पर्म्स भी फ्रीज होते हैं। स्पर्म हम यूजली ऐसे केसेस में फ्रीज करते हैं जहाँ पे किसी मेल को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कैंसर है, ओके। रेडिएशन चलना है, कीमोथेरेपी होनी है, तो उन केसेस में दिस इज वेरी कॉमन। जब आप कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उसको सबसे पहले एक फर्टिलिटी डॉक्टर के पास ही ऑन्कोलॉजिस्ट भेज देता है कि आप प्लीज इनके रिप्रोडक्टिव पैरामीटर चेक कीजिए एंड एग या स्पर्म जो भी फ्रीज हो सकता है वो आप कर दीजिए। ये लाइक इट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ओके। एंड और अगर आपके पास पार्टनर, आपको पता है, देन यू कैन गो फॉर एम्ब्रियो फ्रीजिंग। एम्ब्रियो फ्रीजिंग, इसमें राइट। खर्चा कितना आता है अंदाजन? यूजली एम्ब्रियो फ्रीजिंग का कॉस्ट इज मोर देन एग फ्रीजिंग, क्योंकि हाँ, हमने एम्ब्रियो बेबी है। बनाना है। सो 1.5 से 2 लाख के बीच का खर्चा है। और अगेन क्लिनिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ईयरली फ्रीजिंग चार्जेस क्या ले। ओके। और अगर हमने एग फ्रीज पे जाना है विद इन 1 लाख हो जाता है। एग फ्रीज और सो इज विद द स्पर्म फ्रीजिंग। हाँ राइट, उतना ही, बस ये फ्रीजिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं बिकॉज वो इट डिपेंड्स ऑन क्लिनिक कि कितना वो चार्ज ले रहा है। अदरवाइज इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है, विद इन 1 आपका हो जाता है, प्रोसीजर भी सारा कुछ। और कई लोग ये बोलते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हाँ। कंसेंट फॉर्म है कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो देन ऑल्सो इट इज ओके। अकेले आके करा रहे हो देन ऑल्सो इट इज ओके। आपको कहीं पे भी कोई कंसेंट नहीं देना है आपके पेरेंट्स को। इट्स योर ओन चॉइस दैट यू आर गोइंग फॉर एग फ्रीजिंग। दैट्स अ वेरी गुड। क्या इसका कोई एक्ट भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। यू कैन जस्ट विजिट द क्लिनिक, वो जस्ट आपके पैरामीटर्स चेक करते हैं, हार्मोनल टेस्ट है, सब कुछ है। बस आज जिस दिन आपका रिट्रीवल होता है, एग निकाले जाते हैं, उस दिन एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ओके। उस टाइम पे आपके साथ कोई होना चाहिए ताकि आप 2 घंटे रेस्ट करने के बाद उसके साथ। अदरवाइज कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है। एग आपके हैं, यू आर फ्री टू फ्रीज दोज एग्स। परफेक्ट। और अगर मैं इसको सरोगेसी में लेकर जाना चाहूँ गोइंग फॉरवर्ड कि माय बॉडी इज़ नॉट रेडी टू हैव द बेबी, मतलब मेरा यूट्रस अगर इतना कैरी नहीं कर सकता, हम्म। डॉक्टर्स मना करते हैं, तो सरोगेसी यहाँ पे कैसा रोल प्ले करता है? हमारे अकॉर्डिंग टू आवर न्यू लॉ सरोगेसी इज लीगल नाउ। उसमें अभी रिसेंटली साल भर पहले भी एक वर्डिक्ट आया है जिसमें ये कहते हैं कि आप सरोगेसी करवा सकते हैं विद 1 डोनर गैमीट ऑल्सो। या ओके। डोनर एग या डोनर स्पर्म, एक गैमीट आपका होना चाहिए, एक डोनर ले सकते हैं। तो अभी रिसेंट ये एक्ट आया है, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। सरोगेसी के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट कंडीशंस हैं, आपको लीगल एडवाइजर चाहिए, आपकी पूरी फाइल रेडी होती है। आपका कभी भी पहले नेचुरल बर्थ नहीं होना चाहिए। इफ यू आर हैविंग अ चाइल्ड ऑफ योर ओन देन
सरोगेसी आपके लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, आपका मेडिकल कंडीशन ऐसा है, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट्स दिए हैं कि यूट्रस इज नॉट हेल्दी, देन ऑफ कोर्स आप सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, आपके मोर देन 3 ट्रांसफर्स या 3 मिसकैरेजेस हैं, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर सरोगेसी। उसमें आपकी फाइल बनती है, प्रॉपर लॉयर्स हैं सरोगेसी के केसेस जो हैंडल करते हैं। इवन मेरे भी इस टाइम पे 2 सरोगेसी के केसेस चल रहे हैं। वी हैव वेरी गुड एडवोकेट विद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो फाइल तैयार करते हैं। एक गवर्नमेंट का पैनल है, उसके सामने आपकी फाइल जाती है। अगर उनको कुछ लूप होल लगते हैं तो फाइल आपकी दोबारा आती है, आपको दोबारा बनानी है। सो इट टेक 3 to 4 months टू गेट अ मेडिकल क्लियरेंस from government panel, and उसके बाद you can just move ahead with the surrogate process. वाह, मजे आ गए। आज का सेशन ना बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा है एंड आई एम श्योर जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें फर्टिलिटी और अडॉप्शन के बारे में बहुत सारी मिथ्स और क्लैरिटी आई होंगी, क्योंकि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, हर जने की पेरेंटहुड जर्नी अलग होती है। पेरेंटहुड सिर्फ खुद बायोलॉजिकली पैदा करना ही नहीं होता, बहुत अलग अलग तरीके से भी आप इस फीलिंग, इस एहसास को फील कर सकते हो। पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आई है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है, एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर राइट गाइडेंस नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि गाइडेंस की कमी नहीं है, बस हमें वो एक स्टेप हमें पता होना चाहिए हम क्या चाहते हैं, और अगर हमें ये चीज़ पता है तो हमें एक राइट गाइडेंस के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं उपलब्ध। आप प्लीज़ जाइए, पता कीजिए। और डॉक्टर पूर्णिमा जी हैं, वो एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट, एडॉप्शन काउंसलर हैं, ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपसे अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है? सो कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टा पे, लिंक्डइन पे मैं हूँ, या आप डायरेक्ट नंबर, यू कैन शेयर माय नंबर ऑल्सो, तो नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं एंड आई एम अवेलेबल राउंड द क्लॉक। परफेक्ट। मैं पूर्णिमा जी का इंस्टा हैंडल और इनका कॉन्टैक्ट आईडी, इनका ईमेल आईडी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखती हूँ। और इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी होपफुल, एंड ये होप स्टोरीज हैं, चलती रहेंगी। नेवर गिव अप।